अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट नाज़ गुल और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ एच डी। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, नहायत कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं और चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी है। इनसे बात करेंगे महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से और साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से। नाज़रीन, मैं जिस शख्सियत की बात कर रही हूँ वो है मियाँ राशिद इकबाल साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं और सारी बात इनसे इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरे साथ जो मौजूद हैं वो शख्सियत जिसकी मैं बात कर रही थी, राशिद इकबाल, मियाँ राशिद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं महंगाई के हवाले से, जो मेन इशू जा रहा है। सर, महंगाई के हवाले से, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, बढ़ती ही जा रही है। आप क्या समझते हैं क्यों कंट्रोल नहीं हो रही और इसको कंट्रोल करने के क्या इक़दाम हो सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आज आपने मुझे मौका दिया है। दरअसल एक छोटी सी मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन रेट दो अलग-अलग चीज़ें हैं और हम इनको आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। तो इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, इन्फ्लेशन कम नहीं हुई। और इन्फ्लेशन तो मैं समझता हूँ उस वक्त ही कम होएगी जब हमारी करेंसी मजबूत होएगी, जब डॉलर के अगेंस्ट पाक रुपीस की वैल्यू बढ़नी शुरू होएगी। उस वक्त मैं कहूँगा कि इन्फ्लेशन कम हो रही है। इन्फ्लेशन रेट कम होना और इन्फ्लेशन का कम होना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनको हमें आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। सर, करेंसी की अहमियत तो तब बढ़ेगी और डॉलर की अहमियत तो तब कम होगी जब पूरा मुल्क, हमारे तमाम शहरी अवाम मिलकर काम करेंगे, ज़र मुबादला कमाएंगे या मेहनत करेंगे। लेकिन वो सब कुछ नज़र नहीं आ रहा। डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है, हमारे लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन शितरे बेमुहार की तरह कोई हासिल वसूल सामने नहीं आ रहा, उसका डॉलर की करेंसी पे असर नहीं आ रहा। हाँ, नहीं, इंशाल्लाह होएगा। दरअसल पिछले तकरीबन 2.5-3 साल से हमारे मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रही, तो उस वजह से हमारे मुआशी हालात भी बहुत ख़राब रहे और डॉलर का रेट आज भी जो माहिरीन मईशत हैं वो समझते हैं कि ये 240 रुपये से ज़्यादा नहीं है पाक रुपीज़ के अगेंस्ट, मगर 278-80 रुपये के ऊपर चल रहा है। तो ये भी हमारी करेंसी अभी अंडर वैल्यूड है और मैं समझता हूँ कि अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी तरह से आ जाए और तमाम पार्टियाँ मिलजुल कर काम करने लग पड़ें और अपोजिशन और हुकूमत मिलकर पॉलिसी साजी और कानून साजी की तरफ आएँ, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये बेहतरी की तरफ जा सकते मामलात और ये काफ़ी बेहतरी हो सकती है। इसमें महंगाई भी कम हो सकती है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हो सकती है। हाँ जी सर, जिस तरह से आपने मुल्क की तरक्की की बात की, तो मुल्क की तरक्की के लिए क्या ज़रूरी नहीं कि अपनी यूथ को, जो नौजवान नस्ल है, उनको जॉब से हटकर बिजनेस की तरफ लाया जाए? और बिजनेस की, माशाल्लाह से आप एक बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं, बिजनेस की अहमियत के हवाले से अगर आपको कहा जाए कि एक अपनी राय दीजिएगा तो उस हवाले से भी बात कीजिए। जी बिल्कुल, आप सही बात कर रही हैं। जिस मुआशरे में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना हो वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप ही की तरफ ही जाना ही एक बेहतर चॉइस होती है और पढ़े लिखे बच्चों के को तो और भी आसान होता है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना। मगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाने के लिए आपके पास कोई स्किल्स होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में स्किल्स को सीखने में लोग तरद्दुद करते हैं और समझते हैं कि शायद ये कोई घटिया काम हम कर रहे हैं, इस वजह से वो हुनर को सीखने से दूर भागते हैं। मगर जब तक लोग स्किल्स डेवलपमेंट नहीं करते अपनी, उस वक्त तक एंटरप्रेन्योरशिप भी मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि अगर आपके हाथ में कोई हुनर है फिर तो बहुत आसान है अपना काम शुरू करना, और अगर आपके हाथ में कोई हुनर नहीं है तो फिर हुनर जल्द से जल्द सीखें ताकि आप अपना काम शुरू कर सकें। और आजकल तो आपके सामने है कि नेट के ऊपर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, वर्क फ्रॉम होम की भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, नेट मार्केटिंग की भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो मैं समझता हूँ कि यंग बच्चों को जाना चाहिए और स्किल्स सीखनी चाहिए, नेट मार्केटिंग की भी और फ्रीलांसिंग की भी और एआई की भी। ये सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको जितनी जल्दी हम सीख लेंगे उतनी जल्दी हम जॉब मार्केट में अपनी जगह बना लेंगे। सर, ये सारे काम हैं ऑनलाइन के हवाले से इंटरनेट की ज़रूरत है और इंटरनेट की जो पोजीशन है वो आपके सामने है। थोड़ी सी इस पर रोशनी डालेंगे कि इंटरनेट की स्पीड स्लो है जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है।
उस नुकसान के बारे में थोड़ा सा बताइए। सनतकारों के अलावा जो ऑनलाइन काम करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, वो किस तरीके से नुकसान उठा रहे हैं? ये मेरा नहीं, ये जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका डाटा है। वो कह रहे थे कि जिन दिनों में नेट बिल्कुल बंद हुआ था तो 2.5 अरब रुपए रोज़ाना का नुकसान हो रहा था। तो नुकसान तो होता है, ज़ाहिर है, मगर ये है कि अब हमारी हुकूमत ने भी ये आसान तरीका पकड़ लिया है कि जब कभी अपोजिशन की आवाज़ को दबाना हो तो इंटरनेट बंद कर देते हैं। हालांकि ये तरीका सही नहीं है, और अगर आपने आवाज़ दबानी भी है तो उसके और तरीके मौजूद हैं। अब जैसे आपने एक्स बंद किया हुआ है, और इसी तरह आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स बैन कर सकते हैं, इसी तरह आप मैसेंजर के ग्रुप्स बैन कर सकते हैं। मगर ये गूगल मैप बंद कर देना, ईमेल बंद कर देना, नेट को मजमूई तौर पे बंद कर देना, ये बहुत जुल्म है। इससे मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और अनरिकवरेबल नुकसान पहुंचता है। जो लोग एक दफ़ा हमारे पाकिस्तानी सर्विसेज से दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, वो फिर दोबारा पाकिस्तान की तरफ रुख नहीं करते, वो और मुल्कों की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर उनको टाइमली डिलीवरीज मिलती हैं, जहाँ पर उनके साथ जो कमिटमेंट की जाती है वो ऑनर होती है। तो ये हमारे अब जो जितने भी आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनके हाथ में नहीं है कि वो ऑनलाइन डिलीवरी दे सकें। वो तो चाहते हैं कि वो वक्त पर काम करें, मगर जब नेट की स्पीड स्लो हो जाती है या नेट बंद हो जाता है तो फिर वो लोग ऑनलाइन ऑन टाइम काम डिलीवरी नहीं कर सकते। तो एक गाहक जब एक दफ़ा चला जाता है वो फिर दोबारा उस मार्केट का रुख नहीं करता। तो इसीलिए मैं समझता हूँ, मेरी गुजारिश है हुकूमत से कि अगर आपने अपोजिशन की आवाज़ को दबाना भी है, उसके और तरीके मौजूद हैं, वो तरीके इस्तेमाल करें। मगर ये मजमूई तौर पे नेट बंद कर देना ये ज़्यादती है मुल्क के साथ। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि यूथ को बिजनेस की तरफ आना चाहिए, माशाल्लाह से आप बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं, तो एक कामयाब बिजनेसमैन की तरफ होने के लिए, कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए कोई फार्मूलेशन है जिस पे चलकर कामयाब बिजनेसमैन बना जा सके? फार्मूलेशन तो कोई, मैं समझता हूँ कोई ख़ास फार्मूलेशन नहीं है, मगर ये है कि इंसान को सीखते रहना चाहिए और इंसान को पढ़ते रहना चाहिए, और जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनसे आगाह रहना चाहिए, और अपनी फील्ड तक महदूद नहीं रहना चाहिए। अब मैं बेसिकली एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मगर मेरी 35 साल प्रोफेशनल लाइफ में मैंने सिविल इंजीनियरिंग भी सीख ली है, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी सीख ली है, मैंने न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग भी सीख ली है। तो बेसिकली तो मैं सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। उस्तादों ने तो मुझे एक मैकेनिकल इंजीनियर ही बनाया था, मगर जब ज़रूरत पड़ी तो मैंने जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी मैं ख़ुद किताबें पढ़कर सीखता गया और अपने विजन को ब्रॉड करता गया और अपने विजन को इन्हांस करता गया। तो यही तरीक़ाकार है, सबको मेहनत करनी चाहिए और हर वो चीज़ सीखने की कोशिश करनी चाहिए जिसका आपके साथ ताल्लुक़ वास्ता पड़ता है कारोबारी ज़िंदगी में। और जितना अच्छा आपको आता होगा उतना ही अच्छा आप परफॉर्म भी कर सकेंगे और दूसरों से उतना अच्छा काम भी ले सकेंगे। सर, जिस तरह महंगाई का दौर है, कोई चीज़ भी कंट्रोल में नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, इन हालात में आप अपने एक्सपेंस निकालना, फ्यूल्स अपने मुलाजमों के निकालना, उनकी तनख्वाहें निकालना, मज़ीद भी जो एक्सपेंस होते हैं, क्या उनमें भी कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ हर्डल्स हैं, तो मैनेज कैसे करते हैं उसे? देखिए, जितना कारोबार बड़ा होता जाता है उतने ही कैश फ्लो के चैलेंजेस भी बढ़ते चले जाते हैं। तो बस विजिलेंट रहना पड़ता है, आपकी आंखें खुली हों और आपको एग्जैक्टली पता हो कि कहाँ दिया हुआ है और कहाँ से लेना है, और जो दिया हुआ है वो कब वापस आएगा और जो देना है वो कब देना है, उसका पूरा पूरा हिसाब किताब हर वक्त इंसान के जहन में होना चाहिए। मैं समझता हूँ मुश्किल नहीं पेश आती। अच्छा सर, आप एक कामयाब बिजनेसमैन तो हैं, इसके साथ साथ आपके पास एक डेजिग्नेशन और भी है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के आप चेयरमैन भी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। सर, साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से जो विज़न है मरियम नवाज़ का, उस हवाले से कितना काम हो रहा है, क्या इकदाम हो चुके हैं, क्या कर रही है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी? दरअसल ऐसे है कि पंजाब में मेरा ख्याल 8 के 9 बड़े शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां थीं और उनका दायरा इख्तियार सिर्फ शहर के अंदर तक था। तो अब जो जब से ये मरियम नवाज़ साहबा की हुकूमत आई है, इन्होंने एक पॉलिसी शिफ्ट लेकर आए हैं, ये इन्होंने चेंज किया है और कंपनियों का जो दायरा इख्तियार है उसको बढ़ाकर डिवीज़न की हद तक कर दिया है।
और जितनी भी डिवीज़न में तहसीलें आती हैं उन सबको आउटसोर्स कर दिया है। अब प्राइवेट कंपनियां आई हैं, पाकिस्तानी कंपनियां हैं, लोग समझते हैं कि शायद तुर्की से या वेस्ट यूरोप से कोई कंपनियां आ गई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तानी कंपनियां हैं जो आई हैं और उनको हमने कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड कर दिए हैं और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। उनको मोबिलाइजेशन फ़ंड्स भी मिल गए हैं और इंशाल्लाह आप फरवरी के महीने में आप नोट करेंगी कि सफाई के मामलात काफ़ी बेहतरी की तरफ चले जाएंगे 1 महीने में ही। ख़र्चा भी बहुत हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि ख़र्चा नहीं हुआ, मगर पहले छोटे शहरों में जहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियाँ नहीं थी वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट का काम कॉरपोरेशन करती थी और कॉरपोरेशन आपको पता ही है कि उसमें ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो सर्विसेज डिलीवर नहीं कर सक रहे थे। ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां भी हुकूमत ने उन कॉरपोरेशनों से तंग आकर उस वक़्त इसीलिए बनाई थी कि ताकि सर्विस के मेयार को बेहतर किया जा सके। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है, सर्विस के मेयार को बेहतर करने के लिए एक नई हिकमत अमली पॉलिसी लेकर आई है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आउटसोर्सिंग। इसके हवाले से बताइएगा ये किस तरीके से काम करेगी? हाँ, वो ऐसे है कि जो कॉरपोरेशनें थीं या जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां थीं उनके पास एचआर भी रिक्वायर्ड से कम था और मशीनरी भी रिक्वायर्ड से कम थी। तो जो आउटसोर्सिंग की पॉलिसी के तहत हमने अपने साथ शराकतदारी में शामिल किया है मुख्तलिफ़ कंपनियों को, और वो जितनी एचआर कम है वो उतनी एचआर भी अपनी तरफ से डालेंगी और जितनी मशीनरी कम है उतनी मशीनरी भी अपनी तरफ से डालेंगी, मगर हम उनको उस एचआर का भी और उस मशीनरी का भी पेमेंट करेंगे। अच्छा सर, एक फॉल्ट, एक झोल और नज़र आता है। महकमा तो अपना काम कर रहा है, बड़े अच्छे अंदाज में कर रहा है। अब देखने में ये आया है कि मोस्टली जहाँ पर कोई खाली प्लाट नज़र आता है वहीं पर कूड़े की फैक्ट्री बना देती है इर्द गिर्द के अवाम। इस हवाले से भी कोई इकदाम किए जा रहे हैं कि जो प्लॉट्स खाली पड़े होते हैं वहाँ कूड़े के ढेर ना लगने दिए जाएं? हाँ, ये मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के वो प्लाट हैं उनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी है कि वो प्लाट की चारदीवारी करें और वहाँ पर कूड़ा फेंकने को डिस्करेज करें। वहाँ पर सर वहाँ की अवाम क्या करे फिर? कूड़ा कहाँ जाए, कैसे फेंके? क्योंकि काम नहीं, कूड़ा फेंकने की और जगह हैं। देखें, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कंटेनर्स पड़े हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुख्तलिफ जगह के ऊपर पक्के कूड़ा घर बने हुए हैं। तो आप हम सबको चाहिए कि हम अपना कूड़ा उन कंटेनर्स में फेंकें या उन कूड़ा घरों में फेंकें ताकि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को भी आसानी हो वहाँ से कूड़ा उठाने में और उनकी कम अफरादी क़ुव्वत के साथ वो शहर की बेहतर सफाई कर सकें। ये तो शहरियों को भी पूरा 100% तावन करना चाहिए। महकमा अकेला तो कभी भी कुछ नहीं कर सकता, शहरियों के तावन से ही होता है सब कुछ। सर थोड़ा सा इस मैसेज को और ज़रा तफसीली ले जाएंगे, क्योंकि जो महकमा है वो वाकई अपना काम कर रहा है लेकिन शहरी जो है ताउन करते नज़र नहीं आ रहे। महकमा आता है, सफाई करता है, कूड़ा उठाता चला जाता है, लेकिन जो शहरी है वो कूड़ा फेंकने से बाज नहीं आते। तो शहरियों की अवेयरनेस के लिए भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कोई एक्टिविटीज़ कर रही है? हाँ, हम करते हैं। साल में एक दफ़ा जब बड़ी ईद आनी होती है, क्योंकि उस वक़्त आलाइशों का मसला होता है, और आप देखें कि आज से 4-5 साल ही पीछे चले जाएं तो बकरा ईद के बाद अगले दिन आलाइशें किस तरह बिखरी पड़ी होती थी पूरे शहर में। तो जब से हमने ये अवेयरनेस शुरू की है और प्लास्टिक बैग बांटने शुरू किए हैं लोगों में ताकि वो फुजले को उन बैग्स में डालकर हमारे सेंटरों में जमा कराएं ताकि हम उसको डिस्पोज ऑफ कर सकें, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। अवेयरनेस से फ़र्क पड़ता है, मगर मेरी दरख्वास्त तालीमी अदारों से भी है कि वो भी इस बारे में अपने बच्चों को तालीम दें कि लिटरिंग जो है वो बहुत बुरी आदत है। और आपने देखा होगा अक्सर पढ़े लिखे लोग भी और अमीर लोग भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे और बच्चे केले खा रहे, सेब खा रहे, चिप्स खा रहे और छिलके और पैकिंग बाहर फेंक रहे, और आइसक्रीम खा रहे और पैकिंग बाहर फेंक रहे सड़क के ऊपर। ये इंतहाई बुरी हरकत है, ये बिल्कुल जेब नहीं देती, ये अनपढ़ और गंवार लोगों का काम है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, हमें पेरेंट्स का भी तो रोल प्ले होना चाहिए। जी बिल्कुल, पेरेंट्स का भी है। पेरेंट्स को बाय एग्जाम्पल लीड करना पड़ता है। बच्चे को कहने से बच्चा नहीं सीखता। आप 1,00,000 दफ़ा बच्चे को एक अच्छी बात समझाएं, वो नहीं सीखेगा। आप एक दफ़ा उसके सामने वही अच्छी बात उसको करके दिखा दें, वो फ़ौरन सीख जाता है।
तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो बाय एग्जाम्पल टीच करें अपने बच्चों को। अगर पेरेंट्स खुद ना फेंकेंगे गाड़ी से बाहर कोई चीज़ या मोटरसाइकिल पे से चलते हुए सड़क से नहीं फेंकेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे भी उनको कॉपी करेंगे और वो भी सफाई का ख्याल रखेंगे। सर बहुत शुक्रिया, इतने कीमती टाइम में से आपने हमें टाइम दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया कि मियाँ राशिद इकबाल साहब जो कि कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, उनसे बात करेंगे। और जिस हवाले से हमने बात की महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, उन्होंने बताया कि महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल क्यों होती जा रही है, इसके साथ साथ जो बेरोज़गारी है वो क्यों बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी को हल करने के इकदाम क्या हो सकते हैं। इसके अलावा साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से हुकूमत जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो इकदाम करने जा रही है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि महकमा तो अपना काम कर रहा है लेकिन शहरियों की भी भरपूर ताउन की ज़रूरत है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जन्नात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।